distribution of charges in case of parallel plates. हेडिंग डालो, distribution of charges in case of parallel plates. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स. और ये जो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर कर रहे हो, ये पैरेलल प्लेट्स है क्या? दिस इज द मेटालिक प्लेट्स, है ना. सो मेटालिक प्लेट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. पहला कंडीशन देखो, सपोज तुम्हारे पास ये कोई मेटल सीट है एंड मेटल सीट को हम लोग ऐसे रख रहे हैं. सो तुम्हें ये सामने वाला थिकनेस दिखाई दे रहा है और इस साइड का फेस और इस साइड वाले फेस पे चार्जेस है. सो इस फेस पे चार्ज आया और इस फेस पे चार्ज आया. सो बाहर से मान लो हम लोग क्यू चार्ज इस प्लेट पे डिपॉजिट कर रहे हैं. सो ये तुम्हारा मेटल प्लेट, इस पे जब बाहर से क्यू चार्ज डालोगे तो होगा क्या? चार्ज इस साइड भी आएंगे और इस साइड भी आएंगे. इस साइड और इस साइड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. सो सपोज इस साइड जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो स्मॉल क्यू आ गया. क्यू डालोगे तो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होना है. सो इधर स्मॉल क्यू आया. सो इस साइड जो चार्ज आना है दैट इज क्यू माइनस स्मॉल क्यू चार्ज. ये पॉइंट क्लियर है. यहाँ चार्ज रखोगे तो इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऑब्वियसली थिकनेस अगर थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे भी चार्जेस आएंगे. बट इस थिकनेस की जो डायमेंशन है वो इस प्लेट के एरिया के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग इस पे चार्ज को इग्नोर करते हैं. तो सारे चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुए, कुछ इस साइड गया और कुछ इस साइड गया. अगर इस प्लेट का एरिया ए है सो दोनों फेस का एरिया ए आया. तो अगर इस पेज को मैं ऐसे दिखा रहे हैं तो ये टोटल एरिया इज ए. सो ए एरिया पे स्मॉल क्यू चार्ज है इधर वाले फेस पे और इस साइड ए एरिया पे क्यू माइनस क्यू चार्ज है. सो ऑब्वियसली चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यहाँ पे हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे सिग्मा वन. सिग्मा वन इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू है. सो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एरिया लिखोगे. इस वाले फेस पे जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है चार्ज एरिया में था सो सिग्मा टू और इसकी वैल्यू लिखेंगे क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एरिया. So these are the distribution of charges on these faces. अब हमें यही Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस साइड कितना आएगा चार्ज और इस साइड कितने चार्जेस आएंगे. अब हम लोगों को ये मालूम है अगर ये मेटल था, मेटल प्लेट है, तो इसके अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो आती. मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैट में. सो इस वाले पॉइंट पे अगर हम फील्ड देखें कि किस किस के कारण आएगा, तो इस मेटल प्लेट को दो नॉन कंडक्टिंग सीट के जैसा एज्यूम करो, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज. इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट वर्ड आता. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1, ये सारे प्लस यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करते. सिमिलरली इस साइड वाला जो चार्ज है वो इस पॉइंट पे इधर की ओर फील्ड जनरेट करता. इसकी वैल्यू कितनी आई? E2. अब हम लोग ये जानते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू कितनी होनी है. तो लास्ट क्लास में हम लोग ये रिजल्ट प्रूव किए थे कि अगर एक फेस पे चार्ज होता है ना, तो हमारे पास ये फेस है, इस फेस पे अगर चार्ज क्यू है और सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी दैट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हम लोग पिछले क्लास में प्रूविंग कर चुके हैं. तो ये वाला फेस E1 जनरेट किया फील्ड और E1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सिग्मा 1. इस वाले फेस पे डेंसिटी सिग्मा 1 divided by 2 times epsilon naught. Similarly E2 की वैल्यू, ये वाला जो चार्ज यहाँ पे फील्ड जनरेट करता है उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इस वाले फेस पे सिग्मा 2 है. सो वी राइट सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस मेटल, मान लो हम इस पॉइंट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दिस स्मॉल a E at point A is equals to, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो सब्ट्रैक्ट करोगे E1 माइनस E2 लिखे. बट मेटल वाले इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू जीरो होनी है क्योंकि ये मेटल के अंदर का पॉइंट है. सो दिस जीरो इक्वल्स टू E1 माइनस E2 है. सो फ्रॉम हियर वी गेट E1 इज इक्वल्स टू E2 और E1 E2 की वैल्यू कितनी है? E1 इज सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस एप्सिलॉन नॉट एंड 2 टर्म कैंसिल्स आउट. सो वी हैव सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू sigma 2 and sigma 1 sigma 2 की वैल्यूज रखो. sigma 1 was small q by a and sigma 2 was capital Q minus small q divided by a. This a factor cancel, so twice of small q equals to capital Q.
सो स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन 2। सो हम लोग ये प्रूव कर लिए कि अगर किसी मेटल प्लेट पे बाहर से Q चार्ज डालते हो तो ये चार्ज इक्वली दोनों फेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इस मेटल पे अगर हम बाहर से Q चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं तो इस वाले फेस पे कितना चार्ज है, स्मॉल q, जिसकी वैल्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2 है, और इस वाले फेस पे भी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2 है। सो इन दोनों फेस पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये कंसेप्ट आया समझ में? माइक ऑन करके बोलो। डाउट है किसी को? डाउट है? नहीं ना? तो जल्दी से इसको नोट करो। सेकेंड देखो, सपोज अब तुम्हारे पास ये कंसेप्ट हम लोग को समझ में आ गया। सपोज तुम्हारे पास दो मेटल प्लेट्स आमने सामने होते जो कि कैपेसिटर में हम लोग यूज करेंगे। सो एक मेटल प्लेट ये मान लो, दूसरा मेटल प्लेट ये कह लो, और अब हम लोग इस पे Q चार्ज डाल रहे हैं तो ये Q क्या होता, ये Q दो पार्ट में डिवाइड हुए, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस Q को रखोगे तो यहाँ Q/2 और इस वाले फेस पे भी Q/2 चार्ज आते हैं। अब ये दोनों इतने पास हैं कि ये क्या करेगा, इस प्लेट पे चार्ज को इंड्यूस करता, और इंड्यूस चार्ज की वैल्यू मान लो यहाँ पे स्मॉल q आई, तो इस साइड कितना आता प्लस q, ये वाले जो चार्ज है प्लस, यहाँ पे माइनस को अट्रैक्ट किए, प्लस को रिपेल किए। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस स्मॉल q की वैल्यू कितनी है, जो सामने वाला प्लेट है इस पे कितना चार्ज एपियर होगा। फिर इसमें से हम लोग इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। और हम जानते हैं अगर ये पॉइंट तुम्हारा B है तो इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट पे 0 होना चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट पे इन सबों के कारण फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं। ध्यान देना, ये जो Q है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस साइड आता, और ये जो Q है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता। सो दोनों फील्ड ऐड होंगे, और फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताओ। इसके कारण लिखोगे एक फेस पे जो चार्ज है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम मान लो इसकी वैल्यू को कह रहे हैं, सिग्मा की जगह पे क्या होता है Q/2 अपॉन एरिया, दिस इज द सिग्मा, है ना, Q/A, चार्ज की वैल्यू Q/2 और एरिया A है। सो Q अपॉन A सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए भी जो वैल्यू होगा वो सेम होना है। सो ये कितना आता है 2 टाइम्स, सो दिस वैल्यू कैंसिल्स आउट एंड वी हैव Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई इन दोनों के कारण। यहाँ पे हम इन दोनों का रिजल्टेंट ऐड करके लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू ये आती और उसको डबल किए क्योंकि दोनों का इफेक्ट दिखा रहे हैं। सो दिस वैल्यू इज Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये जो माइनस Q है इसके कारण यहाँ पे फील्ड इधर आता, और ये जो प्लस Q है उसके कारण यहाँ पे फील्ड इस साइड आता, और फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो एक के कारण फील्ड कितना होता है, तो स्मॉल q के कारण फील्ड लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज Q अपॉन A, small q upon A, and this Q divided by 2 epsilon naught is the electric field. सिग्मा के जगह पे Q/2 स्मॉल q by A, ये सिग्मा हुआ, और 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फील्ड है एक Q के कारण। फिर इसके कारण भी निकालोगे तो सेम वैल्यू आना है, तो इसका भी डबल इन दोनों का कंबाइंड फील्ड होता है, और इसकी वैल्यू 2 and 2 कैंसिल, सो दिस कम्स आउट Q डिवाइडेड बाय A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आई। और टोटल फील्ड यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होना है। सो टोटल फील्ड इज कैपिटल Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस स्मॉल q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वैल्यू 0, मिरर के अंदर फील्ड की वैल्यू 0 होती है। सो वी हैव small q divided by A epsilon naught is equals to capital Q divided by 2A epsilon naught. This epsilon naught cancel, this A factor cancel, so small q equals to capital Q divided by 2. So यहाँ जो चार्ज है वो भी उतना ही चार्ज एपियर हुआ मैग्नीट्यूड वाइज। ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दिस इज Q अपॉन 2। सो इसके कारण जो यहाँ चार्ज एपियर हो रहा है उसका अमाउंट माइनस Q/2 है ना, स्मॉल q का मैग्नीट्यूड Q अपॉन 2 है। सो हम लोग इसको रब कर रहे हैं इस साइड वाले पार्ट को। देखो, सो द वैल्यू ऑफ ये मेटल था, ये तुम्हारे पास मेटल है, और इस पे हम लोग Q चार्ज डाले तो ये Q/2 और Q/2 में डिवाइड हुआ, और यहाँ जो चार्ज है उसकी वैल्यू माइनस Q/2 और इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू प्लस Q/2। अब ये रिजल्ट हम लोग प्रूव किए हैं और इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। ध्यान देना, ये जो मेटल पे चार्ज है तुम्हारा Q/2,
ये सामने वाले प्लेट के माइनस Q/2 सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को अट्रैक्ट किया और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको रिपेल किया। ये Q/2 इसको अट्रैक्ट किया, बाकी को रिपेल किया। एंड ये Q/2 इस साइड समझो कि कोई भी चार्ज को इंड्यूस नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, इसके कारण यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब हम ध्यान देना हम रिजल्ट प्रूफ किए, रिजल्ट को लर्न करवा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज Q है और इसके सामने तुम वैल्यू रखते हो, मान लो Q1 कह दे रहे हैं, यहाँ Q1 चार्ज है इधर वाले फेस पे, तो ये चार्ज इस मेटल वाले प्लेट पे ना कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तुम ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि जब हम इस मेटल से, इस सरफेस से चार्ज से हम आगे बढ़ेंगे तो पहले हमें मेटल को क्रॉस करना होगा और क्रॉस करने के बाद हमें इस वाले पॉइंट पे आना है। लेकिन अगर कोई चार्ज यहाँ पे है Q2, तो इससे जब आगे बढ़ोगे तो तुम एयर के थ्रू आगे जा रहे हो, इसलिए ये चार्ज तो यहाँ पे इफेक्ट डाला, बट ये चार्ज यहाँ पे इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले वाले उसमें टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, ये इनफाइनाइट होता है। तो तुम ऐसे समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यू बाय आर स्क्वायर जो लिखते हो, इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू जब हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे एट सम वैल्यू, तो इनफाइनाइट से डिवाइड करते तो ये फैक्टर 0 हो जाता। ठीक है, इसलिए ये चार्ज अपने इस साइड वाले प्लेट पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ोगे तो मेटल को क्रॉस करना है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये चार्ज के कारण इस पे चार्ज इंड्यूस हुए। तो इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे लर्न करके रखेंगे। तो ये ध्यान रखना, चार्ज अपने सामने वाले फेस पे ही इंड्यूस इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, मेटल को क्रॉस करने के बाद इसका इफेक्ट 0 आएगा। इतना पार्ट को नोट करो। कहीं पे डाउट है? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसका एक एग्जांपल देखो। सपोज तुम्हारे पास 3 पैरेलल प्लेट्स हैं ऐसे अरेंज किए हुए, और इस पे बाहर से मान लो हम लोग +12 कूलम्ब ऑफ चार्ज को डालते हैं, और इस वाले फेस पे सपोज हम लोग प्लस या मान लो -2 कूलम्ब चार्ज को यहाँ पे प्लेस किए। अब तुमसे कह रहा है इन सारे फेसेस पे चार्ज का अमाउंट बताओ, कितने कितने चार्ज इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड आएंगे, है ना। तो तुम्हें ऐसे एज्यूम करना है कि ये सारे प्लेट्स पहले क्या थे, आइसोलेटेड, मतलब सिंगल प्लेट था, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो कोई दूसरे प्लेट्स नहीं है। तो जब हम इस पे 12 डालेंगे तो पहला कंसेप्ट क्या पड़े, ये 12 दोनों साइड हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो यहाँ पे +6 कूलम्ब और यहाँ पे भी +6 कूलम्ब चार्ज आए। यहाँ पे अगर -2 रखोगे तो -2 भी इक्वली डिवाइड होते हैं, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे -1, इसका हाफ इधर हाफ इस साइड आया। तो जब प्लेट्स अगर सेपरेट है तो ऐसे चार्ज का अरेंजमेंट हुआ। अब जब इन प्लेट्स को तुम पास रखे हुए हो तो ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे पे इंड्यूस इफेक्ट डालना शुरू करते। तो इंड्यूस कौन कौन करेगा, तो देखो ये जो +6 है ये इस साइड कुछ नहीं कर सकता, इसके सामने वाले एयर है तो इधर ही अपना इफेक्ट डालेगा। तो ये जो +6 था दूसरे फेस पे, ये आगे इंड्यूस कर सकता है क्योंकि ये एयर के थ्रू आगे जा रहे हो। तो +6 कितना करता, अभी कंसेप्ट पढ़े थे, जितना चार्ज होता है उतना ही अमाउंट अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट होगा। तो ये +6 है, तो इस प्लेट के -6 को ये अट्रैक्ट किया एंड +6 को रिपेल किया, सो +6 इस वाले फेस पे है। फिर ये +6 सामने वाले पे फिर से चार्ज है, तो ये भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो ये भी अपने सामने वाले के -6 को अट्रैक्ट किया एंड +6 को रिपेल किया। तो इसका इफेक्ट इस साइड ऐसे अरेंज होकर के इंक्रीज किया। अब ये नहीं कि ये आया तो सर ये भी ये कर रहा है, इसका इफेक्ट पहले से हो चुका है, इन सबों का जनरेशन इसके कारण हुआ है। तो इस लाइन में तुम आगे बढ़ते जाओगे, अगर और प्लेट्स होते तो और भी इंड्यूस करवाते। सिमिलरली ये जो दूसरा -1 है, ये माइनस इधर कुछ नहीं कर सकता, ये अब इससे इधर तुम जाओगे क्योंकि सामने प्लेट्स ये था, तो ये माइनस इस प्लेट के +1 को अट्रैक्ट किया, -1 +1 को अट्रैक्ट किया, और -1 को रिपेल करता तो -1 चार्ज यहाँ पे आते। सिमिलर, तो इसका इफेक्ट इधर दिखा दिए। अब ये वाला चार्ज किस साइड जनरेट करेगा, इस डायरेक्शन में इधर नहीं कर सकता क्योंकि इधर जाओगे तो मेटल आता। तो ये सामने वाले पे +1 जनरेट किया और -1 को रिपेल किया। तो ये इन तीनों चार्ज के इफेक्ट थे। तो पहले हम लोग चार्ज को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद कौन कौन इंड्यूस करेगा उस इफेक्ट को देखे। अब चार्ज को ऐड करो तो इस फेस पे जो टोटल चार्ज है 6 - 1, सो +5 कूलम्ब चार्ज। इस वाले फेस पे जो चार्ज है 6 + 1 7, इस वाले फेस पे जो चार्ज है वो -7, इस वाले फेस पे जो चार्ज है वो +5, इस वाले फेस पे -5, एंड ऑन दिस साइड इट इज +5 कूलम्ब ऑफ चार्ज।
तो इनर वाले फेसेस पे देखो हमेशा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। ये फेस और इस फेस को ध्यान से देखना, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -7, इस दोनों प्लेट को देखोगे तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -5। तो इनर प्लेट्स पे क्या होता है, इनर फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बट जो सबसे आउटर फेस है यहाँ और यहाँ, वहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इक्वल है, +5 यहाँ पे भी है, +5 यहाँ पे भी है। सो इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स चार्ज के अरेंजमेंट क्या हुए, इनर फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड आउटर फेसेस पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है ना, सो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखना, कैविटी इनसाइड ए मेटल, कैविटी inside a metal body, तो इसमें भी है क्या, सपोज तुम्हारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, मेटल मान लो, है ना, सॉलिड मेटल 3 डायमेंशनल, और इसके अंदर हम लोग इतने पार्ट वाले मेटल को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, कट करके बाहर निकाल दिए। ये कैविटी है इसके अंदर, सो मेटल पार्ट को दिखा रहे हैं, दिस इज योर मेटल, एंड इस मेटल में इतने पोर्शन के मेटल को हम लोग कट करके बाहर निकाल लिए। अब फिर से देखो, अगर हम इस पे बाहर से क्यू चार्ज डालेंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ से क्यू चार्ज डालने तो क्या होता, तो हम फिर से प्रूफ कर रहे हैं, जब क्यू डालोगे तो तुम यहाँ पे इंड्यूस नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, यहाँ पे टच करवाए। तो ये क्यू चार्ज आने के बाद तुम कह सकते थे कि सर अंदर वाले फेस पे कुछ चार्ज आएगा और कुछ चार्ज बाहर अपियर होते। तो क्यू चार्ज का मान लो स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो अंदर वाले सरफेस पे आ गया, और यहाँ एयर है ना, कैविटी है, और बाहर वाले फेस पे जो है वो रिमेनिंग चार्ज आ गए। सो आउटर फेस पे जो रिमेनिंग चार्ज है उसकी वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल qi। जैसे यहाँ पे मेटल में बाहर से चार्ज डाले तो ये दोनों फेस थे, इन दोनों फेस पे चार्ज को माने Q माइनस Q। उसी तरह से अगर ये मेटल है, बाहर से Q चार्ज डाल रहे हो तो कुछ चार्ज इस वाले फेस पे और कुछ चार्ज यहाँ वाले फेस पे अपियर हुआ, यानी कि इंड्यूस करवाने लगना। Q है तो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया, इंड्यूस नहीं बोल रहे, बाहर से चार्ज डिपॉजिट कर रहे हो, कंडक्ट टच किया हुआ है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस साइड और इस साइड चार्ज का अमाउंट कितना होगा, तो ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कि ये बताओ कि इस साइड और इस फेस पे कितने चार्ज है अपियर में। तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और हमें ये मालूम है कि मेटल के अंदर फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो सपोज हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं जहाँ पे फील्ड 0 होना है, और यहाँ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किए। सो लेट दिस इज योर गॉसियन सरफेस किसी भी तरह का, सो दिस इज गॉसियन सरफेस। अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे गॉसियन सरफेस में। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, है ना, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस वैल्यू 0 ds, 0 इंटू ds, 0 इंटू ds, इन सबों को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जानी है, क्योंकि इस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। सो 0 इज इक्वल्स टू Q इनसाइड कितना, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल q, सो दिस इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, से स्मॉल q कम्स आउट 0, और स्मॉल q 0 आने का मतलब हुआ यहाँ से जो चार्ज डाल रहे हो वो यहाँ अपियर नहीं हो रहा है। सारे चार्जेस क्या हो गए, इस डेरिवेशन का मेन ये क्या हो गया कि तुम अगर यहाँ पे कैविटी जनरेट करते हो और यहाँ से Q चार्ज डाले तो ऑल चार्ज विल अपियर ओनली ऑन द आउटर सरफेस, सारे के सारे चार्ज बाहर आए, यहाँ पे कोई चार्ज अपियर नहीं हुआ है। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओजोन सरफेस का है वो छोड़ा। नेक्स्ट देखो, अब इस कैविटी के अंदर Q चार्ज अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ना, सो सेकंड ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। मान लो ये मेटल था, इसके अंदर ये हम लोग कैविटी जनरेट किए, ये मेटल वाले पार्ट हैं और यहाँ पे एयर, अंदर एयर है। अब तुमसे कह रहा है कि बाहर से तो हम लोग Q चार्ज डाले ही, तो हम ये जानते हैं इस Q का इफेक्ट क्या हुआ, सारे चार्ज बाहर आ गए जो यहाँ पे प्रूफ किए। अब तुमसे क्या, मान लो हम बाहर वाले पार्ट को भी हटा रहे हैं, इसके कैविटी के अंदर कोई चार्ज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, लेट दैट चार्ज इज कैपिटल Q1 मान ले रहे हैं, यहाँ Q माने तो उससे कहीं कंफ्यूज करने लोग। सो लेट Q1 चार्ज इस एयर वाले पार्ट के अंदर हम डाल दिया। कैसे डालें ये पूछने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लो इसमें स्मॉल होल जनरेट किए, वहां से Q1 चार्ज यहाँ पे एंटर करवा के छोड़ दिए, तो Q1 चार्ज इस कैविटी के अंदर डाले। अब बताओ इस सरफेस पे और इस सरफेस पे चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पे होना क्या है, क्योंकि ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो चार्ज इंड्यूस हो, यहाँ पे क्या था, कंडक्ट हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, Q का इस मेटल सरफेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये Q सामने वाले मेटल के माइनस Q को अट्रैक्ट किया एंड लेट दैट वैल्यू इज माइनस स्मॉल q, और प्लस Q को रिपेल किया, सो प्लस Q ऐसे आया। और ये माइनस यहीं पे नहीं, इस पूरी जगह पे माइनस आएगा, उसके अमाउंट को माइनस Q एक जगह पे दिखा रहे हैं, और प्लस को रिपेल किया तो प्लस पूरे सरफेस पे ऐसे आता, ये जो है वो रिपेल किया प्लस को तो प्लस बाहर सरफेस पे आए, और ये प्लस Q की वैल्यू हम लोग प्लस ऑफ स्मॉल q कंसीडर कर रहे हैं। अब हमें इस Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे कितना होना है स्मॉल q इंड्यूस चार्ज की वैल्यू। तो फिर हम लोग इस पॉइंट पे फिर जानते हैं 0 होना है, क्योंकि मेटल के अंदर का पॉइंट है। यहाँ से गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो, लेट दिस इज योर गॉसियन सरफेस, और फिर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, and flux is your integration of E dot ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 हर जगह 0 है, सो 0 रखोगे तो 0 into this part goes to 0, so लेफ्ट हैंड साइड 0 आया। व्हाट इज Q इनसाइड, Q इनसाइड की वैल्यू इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, Q1 and minus Q, so the total Q inside value is Q1 minus small q, इतना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर था। This divided by epsilon naught, so Q1 is equals to small q. So small q की जो वैल्यू है वो भी Q1 के इक्वल आई मैग्नीट्यूड वाइज। सो यहाँ पे तुम्हारा ये लास्ट रिजल्ट था कि अगर हम यहाँ पे Q1 चार्ज रखते हैं कैविटी के अंदर, तो इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज अपियर होगा वो माइनस ऑफ स्मॉल q इज इक्वल्स टू Q1, सो माइनस Q1 एंड बाहर वाले पे प्लस Q1। सो ऐसे चार्ज प्रोड्यूस करेगा अगर कैविटी के अंदर तुम चार्ज को रखते हो। लिखना है इसको, तो ध्यान देना। तो अब तुमसे इस कैविटी में बोला कि बाहर से हम लोग कैपिटल Q चार्ज डालें और अंदर जो है वो स्मॉल q नॉट चार्ज रखे हुए हैं। अब बता इस सरफेस पे, मतलब अंदर वाले सरफेस पे और यहाँ वाले सरफेस पे चार्ज का अमाउंट कितना होगा। तो हम ये जानते हैं जब हम बाहर से Q रखेंगे तो ये सारा का सारा चार्ज केवल आउटर सरफेस पे ही आता, अंदर चार्ज नहीं आ सकता है। सो आउटर सरफेस पे ये Q, बाहर वाले चार्ज बाहर ही अपेयर हो गए, हम प्रूव किए थे। और जो अंदर Q नॉट चार्ज है ये क्या करेगा, इंड्यूस करता, ये सामने वाले पे माइनस Q नॉट और आउटर वाले पे प्लस Q नॉट चार्ज, अपने अमाउंट के इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जनरेट किया है। सो Q नॉट रखे हो तो माइनस Q नॉट यहाँ आया, प्लस Q नॉट बाहर आया। सो total charge on outer surface is equals to, outer surface पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का सम, so Q plus Q naught, and inner face पे जो चार्ज की वैल्यू है Q on inner face, अंदर वाले फेस पे जो चार्ज की वैल्यू है that value is minus Q naught. So this is the distribution of charge in case of cavity. और कैविटी को ही अगर तुम स्पेशल अगर मान लो अरेंजमेंट देते हो तो स्फेयर बनता, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर में भी ऐसे ही रिजल्ट्स यूज होने हैं। सो क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहे हैं, सपोज तुम्हारे पास इस तरह के स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर, इसके बाद चलो हम तीनों एक ही में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये हॉलो स्फेयर, फिर ये अगला हॉलो स्फेयर, ठीक है। ये सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है, लेट दैट रेडियस इज a, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो b, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो रेडियस है दैट वैल्यू इज c, एंड ये पार्ट एयर और ये पार्ट एयर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये सॉलिड पार्ट, इसके बाद एयर है, मतलब ये हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस b है, और इसके अंदर सेंटर पे a रेडियस का सॉलिड स्फीयर रखे हो। फिर इसके बाहर एक बड़ा सा स्फीयर लिए c रेडियस का, और ये हॉलो है, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि अंदर वाला जो स्फीयर है इस पे हम लोग जो चार्ज रखे हैं उसकी वैल्यू q, जो बीच वाला स्फीयर है इसके इस फेस पे जो चार्ज की वैल्यू रख रहे हैं इसकी वैल्यू मान लो 3q। अब तुमसे कहा अगर हम इस पे और इस पे चार्ज रखे तो इन सरफेसेस पे चार्ज की डेंसिटी बताओ। ध्यान देना, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इसके बाहर, इस वाले पॉइंट पे, फिर इसके अंदर, इस पॉइंट पे और इसके बाहर, इस वाले पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी बताना है। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज यहाँ पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, जो ये Q डाले वो इसके आउटर सरफेस पे ही है, प्लस Q यहाँ वाले पॉइंट पे आया,
अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो जब हम इस चार्ज से आगे बढ़ेंगे तो ये एयर के थ्रू जा रहा है, इसलिए सामने वाले पे चार्ज को इंड्यूस करता, तो इसका इफेक्ट हम सामने दिखा रहे हैं। ये प्लस क्यू सामने वाले मेटल वाले स्फीयर के माइनस क्यू को अट्रैक्ट किया, सामने वाले अमाउंट को अट्रैक्ट करता और अपोजिट को रिपेल करता, और इसके अंदर इस मेटल के अंदर जो प्लस है उस प्लस को रिपेल करता, तो प्लस क्यू ऐसे आए। तो ये चीज हम ऐसे समझा दे रहे हैं तुम्हें, ये क्यू और ये जो अगला हॉलो स्फीयर है उस हॉलो स्फीयर की थिकनेस को हम ऐसे जीरो करके दिखा रहे हैं ना, ऐसा तुम्हारा हॉलो स्फीयर है। तो ये क्यू सामने वाले पे माइनस क्यू और अपर वाले पे प्लस क्यू ऐसे इंड्यूस करता, तो इसके कारण ये जो क्यू था सामने वाले पे माइनस क्यू और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू इंड्यूस किया। फिर ये जो प्लस क्यू है फिर सामने वाले पे तुम्हें मेटल दिख रहा है, तो ये एयर के थ्रू आगे जाके यहाँ फिर माइनस क्यू और बाहर पे प्लस क्यू, जैसे पैरेलल प्लेट्स में दिखाए, इसका इफेक्ट माइनस प्लस ऐसे इंड्यूस करता हुआ इसका इफेक्ट है। हम ये एरो हटा रहे हैं। सिमिलरली अब ये जो 3Q चार्ज रखे, 3Q जो दूसरे स्फीयर पे रखे हो, क्या ये 3Q अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज इंड्यूस कर सकता है? सोच के आंसर दो, क्या ये 3Q अंदर इस स्फीयर पे चार्ज को इंड्यूस करेगा? माइक ऑन करके जल्दी बोलो। नो सर। तो ये 3Q अंदर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इसके सरफेस पे है। जब इसको हम अंदर जाना शुरू करेंगे तो पहले मेटल क्रॉस करना होगा, और मेटल क्रॉस करके इधर आते है ना। हम बताएं क्या, चार्ज से आगे बढ़ने पे अगर एयर है तो उसका इफेक्ट आता है, इसलिए ये अंदर कुछ नहीं कर सकता। इस साइड प्लस 3Q सामने वाले पे क्या करता, माइनस 3Q, अपने आगे वाले सरफेस से माइनस को अट्रैक्ट किया और प्लस को रिपेल, सो प्लस 3Q ऐसे आते हैं। तो इसका इफेक्ट दिखा दिए, इसका इफेक्ट दिखा दिए। अब तुम सारे चार्ज को ऐड करोगे तो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। हम मान लो इस वाले पॉइंट को 1 कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5। सो अमाउंट ऑफ चार्ज और चार्ज डेंसिटी ऑन द फर्स्ट सरफेस, इसको अगर हम लोग सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किए तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो चार्ज अपॉन एरिया। तो इस वाले सरफेस पे चार्ज की वैल्यू q है, डिवाइडेड बाय इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर था, तो a रेडियस का स्फीयर है, सो q अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, ये सिग्मा 1 की वैल्यू आई। सिमिलरली जो 2 वाला पॉइंट है उस पे जो 2 सरफेस है वो अंदर वाला सरफेस है, और अंदर वाले सरफेस पे अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस क्यू, सो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, और एरिया की वैल्यू क्या होगी, इस एरिया की वैल्यू ये b रेडियस का है, सो 4 पाई b स्क्वायर है। सिग्मा 3 की वैल्यू बताओ, सिग्मा 3 ये थर्ड वाला सरफेस इस स्फीयर के बाहर वाला सरफेस है, और बाहर वाले सरफेस पे यहाँ पे q चार्ज, यहाँ पे 3q चार्ज, सो टोटल चार्ज इज 4q, सो वी राइट 4q डिवाइडेड बाय 4 पाई b स्क्वायर, ये तुम्हारा इस पे चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा 4 की वैल्यू देखो कितनी होनी है, इस वाले सरफेस पे यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, सॉरी यहाँ भी माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और माइनस क्यू माइनस 4q डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इसका जो रेडियस है वो c, सो 4 पाई c स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 4, सिग्मा 5 आउटर सरफेस, सबसे बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है, 3q यहाँ पे और यहाँ पे q, सो 4q डिवाइडेड बाय 4 पाई c स्क्वायर। सो इस तरह से अब तुम चार्ज कितना इंड्यूस होगा किसी भी सरफेस पे वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतने पार्ट को जल्दी से नोट करो, यहाँ तक नोट करो, और डाउट है तो पूछो, किसी को अगर डाउट है तो पूछो। था इसके एप्लीकेशन, ये पार्ट तुम्हारे कंप्लीट हो गए। ठीक है सर, और डाउट होगा तो कल इकट्ठा करके पूछ लेना। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, वैसे ये स्कूल के एग्जाम के लिए तो नहीं, कंपटीशन वाले पार्ट का है, फिर भी प्रोसेस बता चुके हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। सपोज तुम्हारे पास ये एक सर्कल है या डिस्क समझ लो, और इस डिस्क का जो रेडियस है ना, इस रेडियस की वैल्यू r है, और इससे एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लो ये चार्ज हम लोग रखे हैं, चार्ज की वैल्यू q, और ये कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज d। तुमसे कह रहा है इस डिस्क से बताओ ये चार्ज कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, और इस सब तरह का क्वेश्चन तुम सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो ना, सॉलिड एंगल बाद में देखेंगे हम अभी, लेकिन सॉलिड एंगल के हेल्प से नहीं, विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स फार्मूला, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, इसके हेल्प से तुम्हें इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Q चार्ज को, ये तुम्हारा डिस्क था, डिस्क से d डिस्टेंस पे यहाँ पे Q रखे, इस Q के कारण इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, और ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये शायद हमसे ये पूछा था दीपक, ये क्वेश्चन तो सिलेंडर का फ्लक्स आ जाएगा।
एक तरीका तो ये है। दूसरा, फिर यहाँ पे रिंग लेकर के और इस पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अगर तुम्हें ये आता है तो ये सिलेंडर वाले जो क्वेश्चंस हैं बिना सॉलिड एंगल के हेल्प से बना सकते हो, है ना। सॉलिड एंगल से आसानी से बन जाता है ये सब क्वेश्चन कंपटीशन वाले सेक्शन में, लेकिन अभी इसके हेल्प से बनाओ। हम लोग फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। तुम अगर इसको एक्सपैंड भी करना चाहोगे तो सिलेंडर बनेगा, और सिलेंडर बनने के कारण इसके फ्लक्स तो सेम हो जाएंगे, लेकिन कर्व सरफेस पे तुम फ्लक्स नहीं जानते हो, तो क्लोज सरफेस बना के तुम्हें यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है। तो तुम्हें इसका ही यूज करना है। क्या चीज? कोन बनाओगे तो क्या होगा, देखो कोन तो बनना ही है। कोन अगर ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन को ऐसे दिखा रहे हैं, ये क्यू और इससे ऐसे कोन बना दिए तुम, तो फिर भी कोन बनाने से क्या होगा, तुम्हें तो फ्लक्स यहाँ से निकालना है ना, इस वाले सरफेस से, तो यहाँ से ऐसे लाइंस पास करेंगी, ठीक है, और इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, एक बार ट्राई करो, नहीं बनता तो हम तुरंत सॉल्व करेंगे इसको। एक बार कोशिश करो तुम लोग इसके हेल्प से बनाने की। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू द डिस्क ऑफ रेडियस r। ध्यान देना, चलो हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। ये जो डिस्क है तुम्हारा, इस डिस्क को क्या कंसीडर कर सकते हो, ये डिस्क इस तरह के रिंग से मिलने से बना है ना। एक रफ आइडिया बता रहे हैं, जैसे हम लोग को बोलता है डिस्क को बनाना है तो रिंग के कॉम्बिनेशन से बना लो। सॉलिड स्फीयर बनाना है तो सॉलिड स्फीयर कैसे बनाते हो, डिफरेंट छोटे छोटे हॉलो स्फीयर से, एक हॉलो स्फीयर, दूसरा हॉलो स्फीयर, तीसरा हॉलो स्फीयर, सबको जोड़ोगे तो सॉलिड स्फीयर बनता। तो ये एक वे है, और अगर तुम्हारे पास रॉड होता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करते हैं और तुम्हारा कंप्लीट रॉड बनता। तो हम इस पूरे डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड किए। रिंग्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी। यहाँ ध्यान देना, अगर ये चार्ज Q है, इस Q से इस वाले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस साइड, डायरेक्शन इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में KQ बाय ये डिस्टेंस लिखोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये डिस्टेंस यूज करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आना है, सो KQ अपॉन ये डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसी एक रिंग से इसको अप्लाई करने का तरीका क्या बताए थे, छोटा सा एरिया मानो, उस पर फ्लक्स निकालो और ऐड करो। तो हम यहाँ पे इस पूरे डिस्क को छोटे छोटे रिंग में डिवाइड किए, एक रिंग पे फ्लक्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे और उस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे डिस्क से फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसका यूज करना है। इसको यूज करने के लिए चूंकि हम इसको छोटे छोटे रिंग्स में माने हैं, तो कोई एक रिंग कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट से मान लो x डिस्टेंस पे हम एक रिंग कंसीडर किए। ये रिंग, और इस रिंग से कितना फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये बताओ, ये चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस साइड होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस रिंग का, ये पूरे डिस्क का एरिया वेक्टर किधर बना है, परपेंडिकुलर, सो इसका एरिया वेक्टर भी इस साइड होगा, और ये एरिया वेक्टर है जिसको हम लोग ds लिख रहे हैं। ये पूरा डिस्क का एरिया इस साइड होता, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसमें जो रिंग्स बना रहे हो छोटे छोटे रिंग्स, उन सभी रिंग्स का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होना है, परपेंडिकुलर। तो ये ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का एंगल जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड देखो कितना होना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितना लिखोगे, KQ डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये d था, ये डिस्टेंस हम लोग x माने हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x रेडियस का। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज KQ अपॉन d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। इस टर्म में डाउट है कहीं पे, पहले स्टेप्स क्लियर है सबको? यस सर। या कंफ्यूजन है? नो सर, नो कंफ्यूजन। पहले स्टेप समझ में आ गया। फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्यों यूज करना है बता दिए, और इसको यूज करने के लिए कंडीशन क्या बोले थे, इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करोगे और उस पर किसी एक एरिया में ये लगा के ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर किए और इसको हम रिंग्स में डिवाइड किए हैं। तो कोई एक रिंग लिए, उस रिंग पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो रिंग का एरिया वेक्टर मालूम है, रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, और इसके लिए हम लोग ये वैल्यू यूज किए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जान रहे हो, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आता,
So total flux is equals to closed integration of E dot ds लिखोगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds आया और e और ds के बीच का एंगल थीटा है, सो e इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ये लगा है। क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स द ds एंड देन द कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालने के लिए देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आना है, ये थीटा तो ये एंगल थीटा, और इस ट्रायंगल से ये कॉस थीटा की वैल्यू लिख लो। कॉस थीटा कितना होता है, cos theta is base, so थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, d डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस विच इज अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस अंडर रूट d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आना है। इतना नोट करो पहले, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब मेन काम है इसको इंटीग्रेट करना, इतना नोट करो। वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे k कांस्टेंट, देन q कांस्टेंट, ये d कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो वैल्यू आया दैट इज k q d, दिस इज ds डिवाइडेड बाय d के साथ जो टर्म होता है वो वेरिएबल, एंड अपॉन d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 है, यहाँ से 1 और इसका पावर हाफ, सो दिस इज 3/2। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर फिर से दो वेरिएबल है, एक तो s, तो वेरिएबल s मतलब एरिया वेरिएबल हुआ ही, साथ साथ x भी वेरिएबल है। x इसलिए वेरिएबल क्योंकि जब हम यहाँ का रिंग लेंगे तो रेडियस ये हो जाएगा, यहाँ का रिंग लोगे क्योंकि इस तरह के रिंग्स में बना रहे हो और इस रिंग के रेडियस को x बोले तो x की वैल्यू बदल रही है, रिंग का रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है। और सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें इस रिंग का अगर तुमसे पूछे कि एरिया लिखो, क्या लिखते, तो हम लोग ये कंसेप्ट हम लोग 11th में भी बताए थे छोटे पार्ट का कैलकुलेशन के लिए। अगर s पूछे कि इस रिंग का एरिया क्या होता, तो रिंग का एरिया क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर, एक्स रेडियस का ये रिंग है, सो इसकी वैल्यू लिखते पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द एरिया। बट हमें s नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए ds, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, सबसे इजी वे, हमें स्मॉल एरिया चाहिए, s नहीं चाहिए था, तो ds अपॉन dx कर लेते हैं। x का ये फंक्शन है, x के साथ बदल रहा है, सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो d by dx ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, एंड पाई बाहर, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, सो ds अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो 2 पाई x के इक्वल है, सो अमाउंट ऑफ ds इज इक्वल्स टू 2 पाई x टाइम्स dx आया। तो हमें ds चाहिए था, सो ds की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब s जो है तुम्हारा x के टर्म में आ गया, जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो इक्वेशन देखो कितना आ जाता है, phi इज इक्वल्स टू k q d इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह पे 2 पाई x dx डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर कितना आया 3/2। अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा वो तो हम बता देंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन संभव है कि नहीं, अब हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब बाकी सारे टर्म्स एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए या तो तुम ये जो तुम्हारा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या तो डी एक्स के जगह पे डी साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये हम इंटीग्रेशन पार्ट तुम लोगों को कल एक्सप्लेन कर देंगे, अभी टाइम हो गया है। पहले तो ये बताओ, ये पार्ट समझ में आया, इतने में कहीं पे डाउट है तो बताओ, यहाँ तक तो फिजिक्स का पार्ट है, इसके बाद मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, कहीं पे कंफ्यूजन? नो सर। तो हम लास्ट वाला, ये वैसे बोर्ड के लिए नहीं, हम पैसों में बोल चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों को डिस्क का फ्लक्स निकालना था, डिस्क को रिंग में कन्वर्ट किए, और ये सिंपल ना कंसेप्ट अभी याद रखना, डिस्क को बनाने के लिए रिंग्स लेंगे, रॉड्स को बनाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लोगे, सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए क्या करेंगे, हॉलो स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, ठीक है। अभी रफली इतना पॉइंट याद रखोगे। तो चलो हम आज क्लास वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ तक।